बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ CSE 101 इंट्रोडक्शन टू ICT और मेरा नाम मोहम्मद शर्जील है। आज हम लेक्चर 11 स्टार्ट करेंगे विच इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत लेंथी आज का लेक्चर नहीं है। लेकिन इससे पहले जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर एक छोटा सा क्विज़ मैंने डिज़ाइन किया है ताकि आपकी रिवीजन हो सके और आप ख़ुद को बेहतर जज कर सकें कि आपने उस चैप्टर को सही से सीखा है या नहीं। तो ये क्विज़ है, इसको आपने मेरे साथ साथ ही करना है, लेकिन बग़ैर लेक्चर स्लाइड्स या कोई बुक वगैरह ओपन किए हुए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज़ an operating system that can only run on a specific type of hardware is called software dependent, device independent, device dependent, या none of the above. So आप जो भी आंसर समझते हैं वो अपने पास नोट करें और इसका सही आंसर है डिवाइस डिपेंडेंट। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिर्फ ख़ास किस्म के हार्डवेयर पे ही इंस्टॉल हो सकता हो, चल सकता हो, उसको डिवाइस डिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, Oracle Solaris is an example of distributed operating system, desktop operating system, embedded operating system और network operating system. So इसका सही आंसर है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सोलारिस जो है Oracle वालों का, वो एक नेटवर्क टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल होता है, जहाँ पे नेटवर्क बना हो, नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में जुड़े हों। देन वी हैव वर्चुअल मेमोरी। क्या होती है वर्चुअल मेमोरी? एन एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी, an extremely large secondary memory, an illusion of extremely large main memory, a type of memory used in supercomputers. So virtual memory हमने पढ़ा था, वो क्या होता है? क्या वो एक बहुत बड़ी मेन मेमोरी को कहते हैं? क्या वो एक सेकेंडरी मेमोरी को कहते हैं, बहुत बड़ी ऑक्सिलरी मेमोरी जिसको कहें? या फिर इल्यूजन होती है एक बहुत बड़ी मेन मेमोरी की, या फिर एक मेमोरी जो कि सुपर कंप्यूटर्स में यूज़ की जाती है? तो इसका आंसर है थर्ड वन, द इल्यूजन ऑफ एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी। मेन मेमोरी नहीं होती, बल्कि एक इल्यूजन क्रिएट की जाती है, सपोज किया जाता है कि ये मेन मेमोरी है। असल में वर्चुअल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का कुछ हिस्सा होती है और इस पे रनिंग प्रोग्राम लोड नहीं होते, बल्कि स्वैप किए जाते हैं ताकि नए प्रोग्राम के लिए मेन मेमोरी में जगह बनाई जा सके। देन वी हैव माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। जो है ये जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट वाले बनाते हैं, क्या वो प्रॉपराइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, या इनमें से कोई भी नहीं? सो इट इज़ अ प्रॉपराइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, एक कंपनी है जिन्होंने बनाया है, और वो उनके नाम के साथ सेल किया जाता है। तो इट बिलोंग्स टू माइक्रोसॉफ्ट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ प्रॉपराइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम। देन वी हैव अ लास्ट क्वेश्चन, मल्टीटास्किंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। मल्टीटास्किंग क्या होता है? मल्टीटास्किंग अलाउ करता है रनिंग मल्टीपल प्रोसेसेस एट अ टाइम।
या इट अलाउज 2 or more than 2 users to run programs at the same time, या फिर multitasking allows programs to run simultaneously, या फिर all of the above. So इसका ठीक आंसर है कि ये साइमल्टेनियसली प्रोग्राम्स को रन होने देता है. एक मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए आप 2 या 2 से ज़्यादा प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं. मल्टीपल प्रोसेसेस को अलाउ नहीं करता रन करना, वो मल्टी प्रोसेसिंग में होता है. सो दिस वाज जस्ट अ शॉर्ट क्विज़ ताकि आपको थोड़ा रिव्यू दिया जा सके और आप अपने आप को खुद भी जज कर सकें कि आपने लास्ट लेक्चर कहाँ तक समझा है. ओके, नाउ वी कम बैक टू द मेन टॉपिक जो कि है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डेटाबेस क्या होता है. डेटाबेस, या जिसको शॉर्ट में डीबी भी कहा जाता है, डेटाबेस को डीबी भी कहा जाता है, डेटा को किसी ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करने का नाम है. जैसे कि लफ्ज़ी मतलब है डेटा बेस, डेटा की एक बेस, डेटा का मजमुआ. सो डेटा इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस इन कंप्यूटर्स. डेटा इज़ वेरी क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट टू अस. हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारा डाटा जनरेट करते हैं. अब उस डाटा को किसी ख़ास फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर महफूज करना डेटाबेस कहलाता है. डाटा को स्टोर तो किया जा सकता है, लेकिन किसी ख़ास प्रॉपर वे में, किसी स्ट्रक्चर्ड वे में, किसी ऑर्गेनाइज्ड वे में डाटा को स्टोर करना, महफूज करना, सेव करना इस डेटाबेस. ये इसलिए किया जाता है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ताकि हम उस डाटा के ज़रिए मैक्सिमम आउटपुट ले सकें और उसको जब यूज़ करें तो आसानी हो. सेव तो डाटा को करना बहुत आसान है. इसकी एक एग्ज़ाम्पल ले लें. आप 4 या 5 सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ते हैं. आप उससे रिलेटेड जो भी डाटा हो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको कंप्यूटर में एक ही फोल्डर के अंदर या एक ही डायरेक्टरी के अंदर सेव करते जाएं. तो कुछ अरसे के बाद वो फाइल्स इतनी मिक्स हो जाएंगी कि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी फ़ाइल किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है. सिमिलरली आप अपने नोट पैड्स पर, रजिस्टर्स पर रोज़ क्लास के दौरान नोट्स लिखते हैं, उसको सेव करते हैं अपने नोट पैड पे लेक्चर से रिलेटेड मटेरियल. अब आप नोट पैड के अपने पहले पेज से शुरू करें और पहले सब्जेक्ट का डाटा लिख लें, फिर दूसरे सब्जेक्ट का डाटा लिख लें, फिर तीसरे सब्जेक्ट का. कुछ अरसे के बाद हाफ ऑफ द रजिस्टर फिल हो जाएगा. अब आपको पता नहीं चलेगा कि आपने किस सब्जेक्ट के मुतालिक, किस लेक्चर के मुतालिक कहाँ इंफॉर्मेशन सेव की थी, किस पेज पे. अगर आप अपने नोट पैड को 5 हिस्सों में डिवाइड कर लें, पहला हिस्सा IICT के लिए रख लें, दूसरा फिज़िक्स के लिए, थर्ड मैथ्स के लिए, फोर्थ किसी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के लिए, एंड फिफ्थ अपने 5वें सब्जेक्ट के लिए. अब फर्स्ट वाला पोर्शन सिर्फ IICT से मुतल्लिक होगा, तो आपको आसानी से उसमें से IICT के मुतल्लिक जो भी लेक्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपने सेव की होगी रिट्रीव कर सकें. और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. अगर डाटा को बेहतर तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से
सेव किया जाए तो बहुत आसान है उस डाटा के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं, मैं उनको रोल नंबर वाइज अरेंज कर लूँ तो बहुत आसान होगा उसमें से कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड या मार्क्स सर्च करना। अगर मैं उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट ना करूँ तो फिर बहुत मुश्किल है कि मुझे किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड सर्च करना उसमें से। सो डेटाबेस एक ऐसी फॉर्म में डाटा को सेव करने को कहते हैं जिसके ज़रिए आप फिर उस डाटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस आसानी से परफॉर्म कर सकें। फिर चूँकि हम ये काम कंप्यूटर में कर रहे हैं तो हमें कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जो हमें डेटाबेस मैनेज करके देगा। उसको कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या फॉर स्मॉल DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है या सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर डाटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में सेव करके देता है। आप उसको डाटा दे देते हो, वो डाटा को किसी एक स्ट्रक्चर्ड वे में सेव कर देता है। फिर लेटर ऑन उसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप उस डेटाबेस में से सर्च कर सकते हो, कोई चीज़ अपडेट कर सकते हो, कोई चीज़ डिलीट कर सकते हो, कोई नई चीज़ ऐड कर सकते हो। बहुत फेमस एग्ज़ाम्पल आपका स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें आपका पर्सनल रिकॉर्ड सेव होता है, एजुकेशनल रिकॉर्ड सेव होता है, ट्रांसपोर्ट का रिकॉर्ड सेव होता है, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं उसका रिकॉर्ड सेव होता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यूनिवर्सिटी में एक डेटाबेस बना हुआ है जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए, एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए मेंटेन हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? सो DBMS आपको एक नया डेटाबेस बना के देता है, उसमें रिकॉर्ड ऐड, चेंज और डिलीट करके देता है, सॉर्ट या रिट्रीव करके देता है, जिसको सर्च भी कहते हैं, और फॉर्म्स एंड रिपोर्ट ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, वो क्रिएट करके देता है। तो DBMS जो होता है उसके ये सारे फंक्शंस होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसके ऊपर डिफरेंट लोग काम करते हैं। एक होते हैं जिसको कहते हैं डेटाबेस डिज़ाइनर्स, जो कि डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। अब डिज़ाइन करने का मतलब है कि वो स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके मुताबिक डाटा सेव होगा। आगे जाके हम देखेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं। जैसे आप क्लासरूम्स में जब बैठे होते थे, फ़िज़िकल क्लासरूम्स में, तो हमारे पास एक क्लास होती थी जिसमें चेयर्स लगी होती थी, रोज़ एंड कॉलम्स बने होते थे, सेंटर में स्पेस अवेलेबल होती थी। तो इस तरह से क्लासरूम का डिज़ाइन होता था। इसी तरह से जब डाटा को सेव करना है तो किसी स्ट्रक्चर्ड वे में करना है। वो स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसा होगा, ये डेटाबेस डिज़ाइनर आपको डिज़ाइन करके देते हैं। फिर होते हैं डेटाबेस डेवलपर। डेवलपर्स वो लोग होते हैं जो उस डिज़ाइन के मुताबिक डेटाबेस को क्रिएट करते हैं अब कंप्यूटर के अंदर। जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, डिज़ाइन का काम हमेशा पेन और पेपर के ज़रिए होता है। डिज़ाइनर्स हमेशा पेन और पेपर पे डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद उसको डेवलप किया जाता है या क्रिएट किया जाता है कंप्यूटर के ऊपर उस डिज़ाइन के मुताबिक। सो डिज़ाइनर अगेन एक ऐसी चीज़ है जैसे कि नक्शा है, मैप है घर का, फिर उसको बनाने वाला डेवलपर, क्रिएट करने वाला मिस्त्री मजदूर है जो उसको क्रिएट करता है। सो यहाँ पे वो डेवलपर्स हैं,
कंप्यूटर के डेवलपर्स जो कि डेटाबेस को डेवलप कर रहे हैं। फिर प्रोग्रामर्स हैं। प्रोग्रामर्स वो लोग होते हैं डेटाबेस के जो कि डेटाबेस के अंदर एंट्रीज करते हैं, उसके अंदर डाटा को एंटर करते हैं, उसके लिए डेटाबेस के लिए एक इंटरफेस बनाते हैं जिसके ज़रिए एंट्रीज हो सके। सो प्रोग्रामर्स डेटाबेस में एंट्रीज के लिए फ्रंट एंड बनाते हैं या इंटरफेस बनाते हैं जिसके ज़रिए डाटा ऐड किया जा सके। फिर होते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये वो लोग होते हैं जो डेटाबेस को फिर मैनेज करते हैं। डिज़ाइन हो गया, क्रिएट हो गया, एंट्रीज हो गई, अब उसको मैनेज करना है। मैनेज से मुराद है कि देखना है कि वो ठीक चलता रहे, उसमें कोई एरर ना आए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, जब डेटाबेस का साइज़ ज़्यादा हो जाएगा, 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख, 30 लाख एंट्रीज हो जाएंगी, फिर उसको मैनेज करना पड़ेगा बेहतर तरीके से। फिर हमारे पास एंड यूज़र्स हैं, वो लोग जो कि हमारे जैसे लोग जो डेटाबेस को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो? ओके, नाउ डिज़ाइन की बात हो रही थी अभी। सो डेटाबेस डिज़ाइन करने के लिए मॉडल्स बनाए गए। इन मॉडल्स के मुताबिक डेटाबेस जो है वो डिज़ाइन होता है। जो डेटाबेस डिज़ाइनर यूज़ करते हैं इन 4 में से एक मॉडल। मॉडल का मतलब है कि डेटाबेस के अंदर डाटा किस फॉर्म में सेव किया जाएगा, किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कैसे महफूज किया जाएगा, किस स्ट्रक्चर के मुताबिक। तो ये मॉडल जो है, ये 4 मॉडल्स वो स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। सबसे पहला मॉडल है हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल, दूसरा है नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, तीसरा है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, चौथा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। हायरार्किकल, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, हायरार्की में डेटा सेव करता है। हायरार्की का मतलब है लेवल्स में, एक लेवल होगा, फिर उसके ऊपर दूसरा लेवल होगा, उसके ऊपर तीसरा लेवल होगा, एंड सो ऑन। नेटवर्क डेटाबेस मॉडल में डेटाबेस को छोटी छोटी एंटिटीज़ में डिवाइड करके आपस में लिंक किया जाता है। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, जो कि यहाँ बोल्ड और अंडरलाइंड है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉडल है। इसी को हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में, और आगे जाके आप जब डेटाबेस का कोर्स पढ़ेंगे तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को ही स्टडी करेंगे, बिकॉज ज़्यादातर जगहों पे यही यूज़ होता है। हायरार्किकल और नेटवर्क मॉडल पहले यूज़ होते थे, अब बहुत कम या नहीं यूज़ होते तकरीबन। जो लेटेस्ट मॉडल है दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। जैसे हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले चैप्टर में पढ़ा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम, ये वैसे ही है। ठीक है, इट्स अ रिलेटिवली न्यू मॉडल जो डाटा सेंट्रिक है, डाटा की बेस पे ये मॉडल बनाया गया है, लेकिन ये अभी कम यूज़ होता है। ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड सेव करने हो, बहुत बड़ा डेटाबेस हो आपके पास, जैसे जीमेल वालों का है या जैसे फेसबुक वालों का है, उस लेवल पे बहुत ज़्यादा, जहाँ बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हो। ज़्यादातर जगहों पे रिलेशनल डेटाबेस मॉडल यूज़ किया जाता है, यही आप आगे जाके भी पढ़ेंगे। सो इसको इस लेक्चर में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेके देखते हैं कि ये होता क्या। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में सबसे जो पहला काम करना होता है वो ये कि आपको टेबल्स बनाने होते हैं। सो डाटा को टेबुलर फॉर्म में सेव किया जाता है। जो डाटा आपके पास होता है उसके लिए टेबल्स बनाए जाते हैं, फिर उन टेबल्स का आपस में रिलेशन क्रिएट किया जाता है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मॉडल।
कि इसमें रिलेशनशिप्स बनते हैं डेटाबेस के आपस में। आपके पास जिस चीज़ का डेटाबेस बनाना होता है उसको स्टडी किया जाता है सबसे पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी है, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी, उसका डेटाबेस बनाना है, या फिर किसी हॉस्पिटल का डेटाबेस बनाना है, या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस बनाना है। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू is you need to find out the main entities of that system जिसका आप डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं। So, जैसे मैंने कहा, आप यूनिवर्सिटी का बनाना चाह रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी का बनाने के लिए सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी में मेन एंटिटीज़ को सर्च करना पड़ेगा। जितनी एंटिटीज़ होंगी उतने ही टेबल बनेंगे। एक आसान इस्तेलाह ये। यूनिवर्सिटी में क्या क्या एंटिटीज़ हैं? स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी है, कोर्सेज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रांसपोर्ट है, एग्ज़ाम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइब्रेरी है। ठीक है, तो ये सारी एंटिटीज़ हो गई। इसके अलावा भी हैं, लेकिन चलें ये फ़िलहाल। हर एक एंटिटी जो मैंने अभी बताई है, इससे रिलेटेड एक टेबल बनेगा। अब टेबल क्या होता है? टेबल के अंदर रोज़ होती हैं, कॉलम्स होते हैं। रोज़ एंड कॉलम्स मेक्स अ टेबल। इस टेबल की जो कॉलम्स होंगे, जो इस टेबल में कॉलम्स होंगे, जिस एंटिटी को आपने चूज़ किया है उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। जो कॉलम्स होते हैं, एक एंटिटी से रिलेटेड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स में जो कॉलम्स बनेंगे टेबल के, वो क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फैकल्टी का क्या होगा? नेम, फादर्स नेम, फैकल्टी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर फैकल्टी का भी एक, ईमेल, एड्रेस, फ़ोन, एजुकेशनल रिकॉर्ड, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन का, इसी तरह लाइब्रेरी में बुक्स, बुक का नंबर, किस सब्जेक्ट की है, एंड सो ऑन, ISBN नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह और भी, जो ट्रांसपोर्ट में, अकाउंट्स में, एग्ज़ाम्स में, जितनी एंटिटीज़ हैं, उन सब में जितने आपके पास एंटिटीज़ हैं, उनके एट्रीब्यूट्स जितने होंगे उतने कॉलम्स बनेंगे। रोज़ कैसे बनेंगी? जितने एट्रीब्यूट्स आपने बताए हैं किसी एक एंटिटी के, उससे रिलेटेड एक एक वैल्यू, एक रो क्रिएट करेगी। थोड़ी देर बाद आगे जाके एग्जाम्पल देखते हैं, तब आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इन शॉर्ट, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में टेबल्स क्रिएट किए जाते हैं, उन टेबल्स के अंदर डाटा को सेव किया जाता है। अब अगेन, चूँकि ये काम कंप्यूटर में करना है, तो इसके लिए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसको RDBMS कहते हैं। अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, एक सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को क्रिएट करके देता है, मेंटेन करके देता है। इसी तरह जो रिलेशनल डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, इसके लिए भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या RDBMS होता है, जो रिलेशनल डेटाबेस के मुताबिक डेटाबेसेस को क्रिएट करके देता है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और RDBMS। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि रिलेशनल डेटाबेसेस
बना के देता है। ठीक हो गया। अब एक टेबल की एग्जांपल देखते हैं जो मैं अभी आपको बता रहा था। ये एक स्टूडेंट का टेबल है, यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट का टेबल। अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो कॉलम्स बने हुए हैं ये उस स्टूडेंट से रिलेटेड उसके एट्रीब्यूट्स हैं या उस स्टूडेंट से रिलेटेड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। फर्स्ट कॉलम जो है वो स्टूडेंट का आईडी है, SID या स्टूडेंट आईडी। दूसरा जो है उसका नाम है, तीसरा उसका लॉगिन है, चौथा उसका डेट ऑफ बर्थ है, पांचवा उसका GPA है या CGPA। अब अगर आप देखें, जो एक एक रो है वो एक एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। ये स्टूडेंट का है, ये स्टूडेंट का, एंड सो ऑन। सो जितने आपने एट्रीब्यूट्स रखे हैं उनसे रिलेटेड एक एक स्टूडेंट की यहाँ पे एंट्री हुई है। उसका आईडी है, नेम है, लॉगिन या ईमेल है, डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे बताया भी गया है कि एन एट्रीब्यूट फील्ड और कॉलम, ये जो दिखा रहा है ये आपको रो जिसके ट्यूपल या रिकॉर्ड भी कहते हैं, ये पूरा का पूरा आपके पास स्टूडेंट का टेबल है। अब इसी तरह से आप फैकल्टी का टेबल बनाएंगे, सिमिलरली आप लाइब्रेरी का टेबल बनाएंगे, सिमिलरली आप एग्ज़ाम्स का टेबल बनाएंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अब स्टूडेंट्स के जितना भी रिकॉर्ड है वो स्टूडेंट के टेबल में सेव हो जाएगा, लाइब्रेरी का रिकॉर्ड लाइब्रेरी के टेबल में, एग्ज़ाम का रिकॉर्ड एग्ज़ाम के टेबल, अकाउंट्स का रिकॉर्ड अकाउंट्स के टेबल। इस तरह से टेबल्स क्रिएट होते जाएंगे। जितनी एंटिटीज़ होंगी उतने टेबल्स क्रिएट होंगे, तो जितनी ज़्यादा एंटिटीज़ होंगी उतने ज़्यादा टेबल्स होंगे। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का आप डेटाबेस बना रहे हैं उतने ज़्यादा टेबल होंगे। एक एंटिटी से मुतल्लिक जितनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप सेव करेंगे उतना ज़्यादा बड़ा टेबल बनेगा, लेंथी टेबल बनेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने लॉगिन या ईमेल रखा है, हम हो सकता है इसको ना रखें, डेट ऑफ बर्थ रखी है, आप फादर्स नेम रख सकते हैं, आप एड्रेस रख सकते हैं, आप फ़ोन नंबर रख सकते हैं। तो जितना इसको डिटेल करते जाएंगे एक एंटिटी से मुतल्लिक, जैसे स्टूडेंट्स हैं उसके मुतल्लिक, फैकल्टी के मुतल्लिक आप मज़ीद डिटेल रखें। जितनी ज़्यादा डिटेल आप रखेंगे उतना ही लेंथी टेबल बनेगा। उसके बाद जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतनी ही रोज़ क्रिएट होंगी। अब अगर आपके पास 10,000 स्टूडेंट हैं तो 10,000 रोज़ क्रिएट होंगे, 50,000 स्टूडेंट हैं 50,000 रोज़ क्रिएट होंगे, एंड सो ऑन। जब एक दफ़ा ये टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे फिर उनके दरमियान रिलेशनशिप बनाए जाएंगे। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाएगा किस एंटिटी का किस दूसरी एंटिटी के साथ रिलेशनशिप है। यूनिवर्सिटी में देखें, स्टूडेंट्स का फैकल्टी के साथ रिलेशनशिप है, स्टूडेंट का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रिलेशनशिप है, स्टूडेंट का अकाउंट्स के साथ, एग्ज़ाम्स के साथ, सिमिलरली लाइब्रेरी के साथ, इन सब के साथ स्टूडेंट का रिलेशनशिप होता है। इसी तरह फैकल्टी है, उनका डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ रिलेशनशिप है। कई जगह पे रिलेशनशिप वन डायरेक्शनल होगा, कई जगह पे टू डायरेक्शनल होगा, बाई डायरेक्शनल होगा। यहाँ पे देखें जो स्टूडेंट का टेबल था ये वही टेबल यहाँ बना हुआ है। अब यहाँ पे देखें कोर्सेज़ का टेबल बना हुआ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ फैकल्टी का टेबल बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऐसा टेबल बना है जो दो टेबल्स को मिला के बना है, इस टेबल को और इस टेबल को। ये बता रहा है कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा कोर्स पढ़ रहा है। अगर आप इसको देखें तो ये आपको बता रहा है, ये स्टूडेंट का टेबल था मेन, ठीक है। ये आपका कोर्सेज़ का टेबल है, इसमें कोर्स का आईडी है, कोर्स का नाम है और फैकल्टी का आईडी है। अब ये उस्मान अकरम है एक टीचर जो कि इंट्रोडक्शन टू आईसीटी पढ़ा रहे हैं, और ये इंट्रोडक्शन टू आईसीटी जो है वो यहाँ से पता चल रहा है कि मारिया एक स्टूडेंट है
जो कि ये कोर्स पढ़ रही हैं। तो जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं उससे ये पता चलता है कि जो मुख्तलिफ एंटिटीज़ हैं उस डेटाबेस में वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे लिंक्ड है। ठीक हो गया? सो आई होप दिस इज़ क्लियर। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में टेबल्स बनते हैं, टेबुलर फॉर्म में डेटा सेव होता है और वो टेबल्स का आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होता है, इसलिए इसको रिलेशनल डेटाबेस मॉडल कहते हैं। अब इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको भी देख लेते हैं, जो मैंने काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर दिए हैं एग्जाम्पल्स में। फील्ड, जिसको कॉलम भी कहते हैं, ये आपको डिस्क्रिप्टिवली बताती है एक एंटिटी के मुतालिक डिटेल्स, जैसे कि नेम, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर हमारे पास रिकॉर्ड है, जिसको रो भी कहते हैं। रो आपको एक एंटिटी के मुतालिक एक इंस्टेंस की डिटेल बताती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा। ठीक हो गया? फिर हमारे पास है टेबल। टेबल वन कंप्लीट कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, रोज एंड कॉलम्स, जिसमें आपके पास कॉलम जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटी और जो रोज हैं वो वैल्यूज़ ऑफ वन इंस्टेंस ऑफ दैट एंटिटी। फिर हमारे पास है फॉर्म एंड रिपोर्ट, जो पहली स्लाइड में मैंने कहा था मैं आपको आगे जाके बताऊँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो कंपोनेंट हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, बाकी को तो हमने पहले भी देखा। फॉर्म एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके ज़रिए डेटाबेस में रिकॉर्ड को एंटर किया जाता है। डेटाबेस के अंदर जब रिकॉर्ड्स की एंट्री करनी होती है, अपडेट करना होता है या रिकॉर्ड को डिलीट करना होता है, तब फॉर्म यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देखें, ये एक टेबल है। अब मैं चाहता हूँ एक नया स्टूडेंट है, उसका रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर किया जाए। इस जगह पे एक नई रो क्रिएट की जाए, स्टूडेंट आईडी इंटर किया जाए, उसका नेम इंटर किया जाए, उसका आईडी लॉगिन इंटर किया जाए, ईमेल वगैरह, उसका डेट ऑफ बर्थ और जीपीए। ये जो एंट्री करनी है ये एक टूल है फॉर्म, उसके ज़रिए की जाती है। अभी आपने लैब में HTML में फॉर्म्स क्रिएट किए हैं। वो फॉर्म क्या होते हैं? डिफरेंट फील्ड्स होती हैं जिसके अंदर आप वैल्यूज़ एंटर करते हो और उसको सबमिट कर देते हो। जब आप उसको सबमिट करते हो तो वो जाके डेटाबेस में एंटर हो जाता है। जैसे कि आप एक फॉर्म बनाएं, उसमें लिख दें SID, ठीक है, या सिर्फ ID या स्टूडेंट ID, और आगे आप उसके एक फील्ड बना दें, टेक्स्ट की फील्ड। फिर आप लिखें नेम, ठीक है, और उसके आगे भी एक टेक्स्ट फील्ड बना दें। इसी तरह आप लॉगिन वगैरह के लिए, और यहाँ नीचे एक सबमिट का बटन बना दें। ठीक है, इस सबमिट वाले बटन पे जैसे ही आप एंट्रीज करके क्लिक करेंगे, ठीक है, इस सबमिट वाले बटन में यहाँ पे आप SID लिखेंगे, स्टूडेंट का ID, उसका नेम, उसका लॉगिन, उसका डेट ऑफ बर्थ, GPA वगैरह, तो फॉर्म पूरा क्रिएट हो गया। जैसे ही आप सबमिट दबाएंगे, उस सबमिट वाले बटन से इस डेटाबेस के अंदर, इस टेबल के अंदर एक नई फील्ड ऐड हो जाएगी, एक नया रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। सो फॉर्म जो होते हैं वो बेसिकली उनका पर्पज़ ये होता है कि आप एक नई एंट्री कर सकें डेटाबेस के अंदर। सो फॉर्म एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए डेटाबेस में नया रिकॉर्ड एंटर किया जाता है और पहले से मौजूद रिकॉर्ड को या तो डिलीट किया जाता है या अपडेट किया जाता है। अब
रिपोर्ट जो है ये डेटाबेस से सर्च करके रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करने के लिए, इसका पर्पस ऑपोजिट है, फॉर्म से ऑपोजिट। रिपोर्ट जो है उसके ज़रिए डेटाबेस में सर्च की जाती है, जो सर्च आती है, रिज़ल्ट आता है, उसको डिस्प्ले किया जाता है। रिपोर्ट एक ऐसा टूल है जो डेटाबेस से रिकॉर्ड्स को सर्च करके डिस्प्ले करवाता है। जैसे इस केस में था, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो CSC 101 कोर्स है वो इन तीनों स्टूडेंट में से कौन कौन पढ़ रहा है। तो अगर आप देखें, एक तो ये मारिया पढ़ रही हैं और एक ये खालिद पढ़ रहे हैं, ये वाले और ये वाले, सॉरी ये भी पढ़ रहे हैं, जॉन्स भी पढ़ रहे हैं। सो 3 के 3 स्टूडेंट हैं जो कि CSC 101 या इंट्रोडक्शन टू ICT को पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि CSC 101 कौन पढ़ा रहा है, तो वो उस्मान अकरम साहब पढ़ा, ठीक हो गया। सो जब हम ये इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर लेंगे, डेटाबेस से सर्च कर लेंगे, तो एक रिपोर्ट की शक्ल में डिस्प्ले करवा देंगे। रिपोर्ट इसलिए यूज़ होता है, ठीक हो गया। अब जो डेटाबेस है वो बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, या उसमें से रिकॉर्ड को अपडेट, डिलीट, ऐड या सर्च करने के लिए एक लैंग्वेज यूज़ की जाती है जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये स्पेसिफिकली डेटाबेसिस के लिए यूज़ होती है कंप्यूटर में। जैसे आप HTML पढ़ रहे हैं लैब में, या अभी आपने PHP स्टार्ट की है लैब में, तो ये लैंग्वेजेस हैं जो वेब के लिए यूज़ की जाती हैं, वेबसाइट्स के लिए। सिमिलरली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेसिस के लिए यूज़ की जाने वाली एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। इसको शॉर्ट फॉर्म में SQL भी कहते हैं या SQL भी कहते हैं, आसानी के लिए इसको SQL भी कहते हैं। ये लैंग्वेज जैसे यहाँ डायग्राम पे दिखाया गया है, यूज़र्स को, ये जो डेटाबेस के यूज़र्स होते हैं, डेटाबेस के तक रसाई देती है यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस डायग्राम में जो पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा है उसको डायग्राम के ज़रिए बताया गया है। ये वो डेटाबेस के यूज़र्स हैं, डेवलपर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं या प्रोग्रामर्स हैं जो कि SQL को यूज़ करते हैं, लैंग्वेज को, SQL लैंग्वेज को, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को, DBMS के ऊपर। DBMS वो सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए डेटाबेस जो डाटा पड़ा होता है उस तक रसाई हासिल करने के लिए। सो जो एंड यूज़र्स हैं वो SQL के ज़रिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के होते हुए एक डेटाबेस को यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपके पास एक सर्वे, जैसे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले चैप्टर में किया था, एक सर्वे है जिसमें जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर जिनके ज़रिए डेटाबेस बनाया जाता है, जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनका एक सर्वे किया गया। सो एक बहुत ही पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका नाम है ओरेकल। ओरेकल जो है ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ में एंटरप्राइज लेवल का सॉफ्टवेयर है जो कि बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स मैनेज कर सकता है। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब है भला, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। प्लेटफॉर्म कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो इसका मतलब है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, का मतलब है कि ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल हो सकता है, चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो मैकिन्टॉश। ठीक है, ये एक बहुत कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे यूज़ होता है।
ये रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को भी सपोर्ट करता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को भी सपोर्ट करता है। यानी कि आप इसके ज़रिए रिलेशनल डेटाबेसेस भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी बना सकते हैं। दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन अवेलेबल जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है, ज़्यादातर रिलेशनल को ही सपोर्ट करता है। फिर हमारे पास है माईसीक्वल। माईसीक्वल जो है ये लिनक्स के लिए बनाया गया है, बहुत ही चीप है, सस्ता सॉफ्टवेयर, तकरीबन मुफ्त में आपको मिल जाता है। ज़्यादातर जो DBMS अवेलेबल हैं उनसे ये बहुत फास्ट है। अगेन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप चला सकते हैं। इट सपोर्ट्स ओनली रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। इसके बाद हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट वालों का सलूशन एक्सेस, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ आपको मिलता है। ये माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ है और ज़्यादातर ये विंडोज़ पे ही चलता है, ज़्यादातर। लेकिन अब इसका एक मैक के लिए भी वर्जन अवेलेबल है। ये स्मॉल टू मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बड़े लेवल का सलूशन नहीं है, और ये भी सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को सपोर्ट करता है। फिर हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर या SQL सर्वर जिसको कहते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस से बड़ा सलूशन है, एंटरप्राइज लेवल पे, बड़े लेवल पे यूज़ होता है। इसके बहुत सारे वर्जन्स आते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ पे चलता है या माइक्रोसॉफ्ट के बनाए हुए ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे ही चलता है। ये रिलेशनल डेटाबेस मॉडल सपोर्ट करता है और बहुत सारे वर्जन इसके अवेलेबल हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी मर्ज़ी का वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। सो विद दिस वी एंड दिस चैप्टर। एक स्मॉल चैप्टर है, छोटा टॉपिक है, इसको जल्दी क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। सो हमने चैप्टर 11 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये पढ़ा कि डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस या DB डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में महफूज करने को, सेव करने को कहते हैं। DBMS या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो डाटा को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में सेव करके देता है। डेटाबेस को डिफरेंट लोग इस्तेमाल करते हैं, डिज़ाइनर्स, डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स या एंड यूजर्स। डिज़ाइनर्स डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, डेवलपर्स उसको क्रिएट करते हैं, प्रोग्रामर्स डेटाबेस को तक एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स डेटाबेस को मैनेज करते हैं, एंड यूज़र्स उसको यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा डेटाबेस के मॉडल्स जिनके मुताबिक डेटाबेस डिज़ाइन किया जाता है, हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। रिलेशनल मॉडल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मॉडल। रिलेशनल मॉडल में हम डेटाबेस जो बनाते हैं उसमें डाटा को टेबुलर फॉर्म में सेव करते हैं। टेबुलर फॉर्म में कॉलम्स एंड रोज़ होती हैं। जिस सॉफ्टवेयर के ज़रिए रिलेशनल डेटाबेस बनाए जाते हैं उसको कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर हमने कंपोनेंट्स ऑफ अ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल देखे, फील्ड, record, टेबल, फॉर्म एंड रिपोर्ट। फिर हमने SQL को देखा, एक ऐसी लैंग्वेज जो डेटाबेसिस को क्रिएट करने या उनमें डाटा को एंटर, डिलीट, अपडेट या सर्च करने के लिए यूज़ की जाती है। और आखिर में हमने जो मार्केट में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स अवेलेबल हैं उनका एक शॉर्ट सर्वे देखा। विद दिस वी एंड दिस चैप्टर।